वो आदमी तलाशो जो करके ये दिखा दे, पत्थर को मोम कर दे, शीशे को दिल बना दे। लाया हूँ बंद करके मैं साफ बोतलों में, किस जात का लहू है कोई डॉक्टर बता दे। किसी के दिल में जैसे आखिरी अरमान सोया है, किसी हाफिज के दिल में जिस तरह कुरान सोया है, ये तुरबत है शहीद कौम की, ताज़ीम लाजिम है कि मेरे साथ मेरे दिल में हिंदुस्तान सोया है। वाह। मनवा नाचे लगल जैसे मोर हो गए, रउआ आवते अंगनवा अंजोर हो गए। कौन आगे कहीं कौन पाछे कहीं, हमके बतिये बटोरे में भोर हो गई। वाह। मेरा नाम जो है शंकर राम है। ये शायरी ने मुझको शंकर राम से शंकर कैमूरी बनाया। कॉलेज में थे, किसी को देखे दिल धड़का, फिर शायरी निकली। देखकर है खफा आईना, जाने क्या कह गया आईना, उनके आने की सुन के खबर, मुस्कुराने लगा आईना। दोनों हैं आमने सामने, मैं तेरा तू मेरा आईना। और ये आपने जब कदम रख दिया तो मेरा घर हो गया आईना। अरे वाह। इसकी शंकर हिफाजत करो, दिल है सबसे बड़ा आईना। टूटने को ही दिल कहते हैं, टूटे नहीं तो फिर दिल क्या है। आपकी सुपुत्री हैं संगीता जी, वो चुनाव लड़ी मोहनिया में, राजद से विधायक बन गई आरजेडी से। उसके बाद आरजेडी छोड़ के अभी विधायक रहते हुए बीजेपी की प्रवक्ता बन गई। इसको किस रूप में देखते हैं? ठीक है, शुक्रिया मैडम। तो संगीता जी हैं, आरजेडी से विधायक है। आपकी कहीं से तैयारी है चुनाव लड़ने? हाँ, चेनारी से लड़ना चाहेंगे। हमारे साथ बिहार के बड़े शायर और अम्बेडकरवादी शंकर कैमूरी साहब हैं। इनका परिचय और भी बताते हैं कि पहले प्रोफेसर थे और आकाशवाणी में अधिकारी थे। और इनका छोटा सा परिचय ये भी है कि ये आरजेडी से विधायक बनी मोहनिया से संगीता कुमारी, जो अब बीजेपी में प्रवक्ता हैं, उनके पिताजी भी हैं। और भी इनके बच्चे हैं जो बड़े बड़े पदों पर हैं। इनसे आज बात करेंगे इनके सफ़र के बारे में कि दलित समाज से, रविदास बिरादरी से आने वाले शंकर कैमूरी साहब यहाँ तक कैसे पहुँचे, बच्चों को बड़े बड़े जगहों पे कैसे पहुँचाए और अभी क्या कर रहे हैं। तो सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सबसे पहले श्री वेद प्रकाश जी, आपके इस चैनल के माध्यम से जो दर्शक जुड़े हुए हैं, हम उन्हें सादर प्रणाम करते हैं। ये शंकर कैमूरी का सादर प्रणाम आपको। और जैसा कि आपने प्रश्न किया कि कैसे कैसे आप बच्चों को पढ़ाए लिखाए और कैसे आप नौकरी की। आपका गांव कहाँ हुआ सर? वहीं हमारा घर जो हुआ वो गांव से बच्चे से पढ़ाई लिखाई। और हाँ, हमारा घर जो हुआ नगर, भभुआ नगर में ही है। पहले वार्ड नंबर 3 था, फिर 4 हुआ, फिर 7 हुआ, अभी 14 है। तो भभुआ वार्ड नंबर 14 में मेरा घर है। वही जन्मस्थली है, वहीं जन्म हुआ। वहाँ हम समझते हैं कि 400 साढ़े 400 घर एक बिरादरी के हम लोग एक जगह हैं। और उसी में समाज में रह करके वहीं हमारी परवरिश हुई। बीए ऑनर्स तक की शिक्षा दीक्षा हमारी वहीं घर पर ही रह करके हुई, सरकारी स्कूल में। हाँ। पिताजी आपके क्या करते थे? मेरे पिताजी अनुमंडलीय अस्पताल भभुआ, अब तो ज़िला अस्पताल हो गया, लेकिन उस समय अनुमंडलीय अस्पताल भभुआ में वो मतलब कि प्यून के रूप में कार्यरत थे। मेरी माताजी भी सरकारी अस्पताल में ही थीं, वो मतलब कि वार्ड अटेंडेंट के रूप में वो थीं। तो चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी के रूप में वो लोग सेवारत थे और उन्होंने हमारी परवरिश की, हमारा ध्यान रखा, हमारा ख्याल रखा और हमारी हर सुख सुविधा का ध्यान रखा। और आज हम उन्हीं की उपज हैं और उन्हीं के प्रतिफल हैं। तो ये आकाशवाणी कैसे जाना हुआ? उसमें वहाँ किस पद पर थे? एडिटोरियल में थे या फिर? आकाशवाणी में हम प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के पद पर थे, कार्यक्रम अधिशासी, राजपत्रित पद है। तो हम कार्यक्रम अधिशासी में थे। ये प्रोग्राम से संबंधित, कार्यक्रम से संबंधित, प्रबंधन से संबंधित, प्रशासन से संबंधित समस्त कहिए कि प्रबंधकीय पक्ष को देखना होता है। तो उसमें हम थे। और इससे पहले हम तो 12 अगस्त 1991 में हम आकाशवाणी की सेवा में आए। उससे पहले हम भभुआ में ही जो महिला कॉलेज, उस समय
अभी तो खैर शहीद संजय सिंह महिला कॉलेज हो गया है, लेकिन उस समय वो महिला कॉलेज ही केवल नाम था। तो उसमें मैं पॉलिटिकल साइंस में लेक्चरर था और पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाता था, क्योंकि 85 में मैं एमए कर चुका था, तो उसमें मैं पढ़ाता था। कुछ दिनों तक पढ़ाया भी। फिर सरकारी सेवा में, चूँकि दुर्बल पृष्ठभूमि से था, तो समझिए कि सरकारी नौकरी ज़रूरी थी, तो मैं फिर आकाशवाणी की सेवा में चला गया। और आकाशवाणी सासाराम में पहली हमारी पोस्टिंग थी 12 अगस्त 1991 को। उसके बाद मैं डाल्टनगंज गया झारखंड में, उसके बाद मैं भागलपुर गया, उसके बाद मैं पटना आया, उसके बाद दरभंगा गया, और दरभंगा से ही वो जनवरी 2022 में मैं सेवानिवृत्त हुआ आकाशवाणी की सेवा से। आकाशवाणी की सेवा समाप्त हुई। हाँ, शायरी का शौक़ कहाँ से? शायरी का शौक़ हमारा शुरू से ही रहा है। मैं भभुआ में जहाँ रहता था, वो समझिए कि इसरारुल हक शबनम साहब, मोहिउद्दीन अंसारी महरम साहब और इस्लाम अंसारी घायल साहब, ये इन लोगों के साथ रहने का अवसर मिला, रहने का मौका मिला। मैं छोटा बच्चा था, लड़का था, तो इन लोगों के साथ बैठता था केवल, और इन लोगों की खिदमत में रहता था। और समझिए कि जो खादिम नहीं हो सकता, वो मतलब कि बड़ा भी नहीं बन सकता, खादिम बनना पड़ता है, और हर कोई खादिम भी नहीं बनना चाहता और बनता भी नहीं है। मैं खादिम के रूप में रहा, खिदमत करता था, साथ में बैठता था, उन लोगों की बातें सुनता था, और बातें सुनते सुनते कलात्मक शायराना शायरी, फ़न, उर्दू, हिंदी, भोजपुरी आदि आदि विषयों पर जो बातें होती थी शायराना अंदाज में, वो मैं सुनता था। सुनते 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 थोड़ा असर हुआ, और मैं धीरे धीरे इसकी तरफ भी अग्रसर हुआ। शायरी की शुरुआत मतलब स्कूल से हुई, कॉलेज के सब, या हाँ। ऐसा कई बार ऐसे होता है ना कि दिल टूटता है तो लोग शायर बन जाता है, तो आपके साथ कहीं ऐसा तो नहीं? देखिए, दिल टूटने और जुड़ने का सवाल इसलिए नहीं है कि देखिए, टूटने को ही दिल कहते हैं, टूटे नहीं तो फिर दिल क्या है? दिल और शीशा, इसकी किस्मत में वो रहता ही है कि वो टूटता है। दिल टूटने से मुराद अगर आप उस तरफ ले जा रहे हैं तो उधर से नहीं, लेकिन समय समय पर दिल टूटा है, और जब समय समय पर दिल टूटा तो दिल टूटा कभी कभी जैसे अभाव में रहा तो दिल टूटा नहीं। हाँ, वो बोला हम कह रहे जब स्कूल में थे, कॉलेज में थे, किसी को देखे, दिल धड़का, फिर शायरी निकली। दिल अपने अनुसार धड़कता है, दिल तो धड़कता ही है, किसी के देख करके क्यों दिल धड़केगा? दिल का काम ही धड़कना, और दिल अगर धड़कना बंद कर दे तो फिर वो व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता है। तो इसलिए दिल का अपना काम है। शायर का अलग अंदाज हुई है, डॉक्टर वाली भाषा है। नहीं, तो शायर का अंदाज आप जहाँ ले जाना चाहते हैं, वहाँ मतलब कि वो कारण कभी रहा ही नहीं। कहियन सर की बाल विवाह हो गया था, दिल के धड़कने का कारण वो रहा ही नहीं। तब है कि अब दिल के धड़कने का कोई वजह नहीं, दिल तो धड़कता ही है, और धड़कते हुए कोई दिल कहते हैं। किस तरह की शायरी ज़्यादा आप करते हैं या आपको पसंद? अब जैसे कि हम देशभक्ति से संबंधित, मतलब कौन रस हुआ वो? वीर रस? हाँ, वीर रस हुआ। प्रेम रस वो बोला नहीं? प्रेम रस की भी, जैसे हम तो गज़ल भी कहते हैं। हाँ, गज़ल भी कहते हैं। जैसे वो है कि देखकर है खफा आईना, जाने क्या कह गया आईना, उनके आने की सुन के खबर, मुस्कुराने लगा आईना, और दोनों हैं आमने सामने, मैं तेरा तू मेरा आईना। दोनों हैं आमने सामने, मैं तेरा तू मेरा आईना। दोनों हैं आमने सामने, मैं तेरा तू मेरा आईना। और ये आपने जब कदम रख दिया तो मेरा घर हो गया आईना। अरे वाह! आपने जब कदम रख दिया मेरा घर हो गया आईना, और आपको एक बैक देखकर आईना हो गया आईना। और मक्ता सुन लीजिए कि इसकी शंकर हिफाजत करो, इसकी शंकर हिफाजत करो, दिल है सबसे बड़ा आईना। दिल है सबसे बड़ा आईना। वाह वाह सर वाह! तो ये तो प्रेम वाला था।
अब देखिए कि ये आप लिखे हाँ, किनके लिए? नहीं, किनके लिए क्या, गज़ल की शायरी है। गज़ल में जो तगज़ुल का रंग है, तगज़ुल का जो रंग है, प्रेम का रंग है, और मतलब कि मिलन का रंग है, बिछुड़न का रंग है, वो रंग तो रहता ही है। और वो रंग नहीं रहेगा। गज़ल आप जानते हैं हाँ। कि गज़ल उर्दू अदब की वो नाजुक सिनफ़े सुखन है जिसमें खुशी, दर्द गम और लताफत के उनसूर मौजूद होते हैं। गज़ल उर्दू अदब की आबरू है, गज़ल सरापा ज़िंदगी है, गज़ल एहसास का समंदर है जिसमें तैरने के लिए हसास दिल, हौसलामंद जिगर और महकम ज़हन की ज़रूरत होती है। तब एक शायर की कुछ पंक्तियां मुझे याद आईं कि उसके कदमों पे कदम रख के चली हैं गज़लें, उसके कदमों पे कदम रख के चली हैं गज़लें, मीर की फ़िक्र के टुकड़ों पे पली हैं गज़लें, थीं अरब में तो ये जाहिल भी थी, गुमराह भी थीं, हाँ मगर हिंद में आई तो वली हैं गज़लें, इसकी बोई हुई फसलें ही सदा कटती हैं, अर्ज़ उर्दू में जो फूली फली हैं गज़लें, नाजुकी पंखड़ी ऐसे लबे अल्फाज में है, कितने लहजे के गुलाबों की कली हैं गज़लें, कि इतनी प्यासी थीं मेरे पास से जाती ही न थीं, सब मेरे दिल का लहू पी के चली हैं गज़लें। इतनी प्यासी थीं मेरे पास से जाती ही न थीं, सब मेरे दिल का लहू पी के चली हैं गज़लें। वाह, गजब। मतलब कि अच्छा, उर्दू का इतना महत्व है गज़ल और शायरी में? हाँ, उर्दू का है। असल उर्दू का है, हिंदी में भी गज़ल मतलब गज़ल, गज़ल ऐसे हम हिंदी में भी कहते हैं, गज़ल जो है उर्दू में भी कहते हैं, गज़ल भोजपुरी में भी, भोजपुरी में गज़ल, हाँ कहाँ है, इरशाद, हाँ, जैसे तो भोजपुरी में भी कहते हैं, मनवा नाचे लगल जैसे मोर हो गए, मनवा नाचे लगल जैसे मोर हो गए, रउआ अवते अंगनवा अंजोर हो गए। मनवा नाचे लगल जैसे मोर हो गए, मोर हो गईल, रउआ अवते अंगनवा अंजोर हो गईल, और कौन आगे कहीं कौन पाछे कहीं, हमके बतिये बटोरे में भोर हो गई। कौन आगे कहीं कौन पाछे कहीं, हमके बतिये बटोरे में भोर हो गई। तो मतलब भोजपुरी में प्रेम वाली कोई शायरी है इस तरह? कहीं भोजपुरी में आप कभी लिखे? आपकी तो भोजपुरी में जैसे हमने भोजपुरी में प्रेम की शायरी है, अभी अब अचानक आपने पूछ दिया तब इतना याद नहीं है, लेकिन भोजपुरी में भी है। अच्छा, शायर लोग नाम के पीछे दीवाना, पगला इस टाइप का लिखते हैं, जैसे आप कैमूरी शहर के नाम से कैमूर के, हाँ, ये शौक होता है शायरों का, शौक होता है, इंदौरी एक उनकी एक अलग शनाख्त भी, पहचान भी होती है। और जो पगला और दीवाना जो आपने कहा, दीवानगी अगर नहीं होगी तो शायर कैसे होगा, दीवानगी नहीं होगी तो फिलोसफर कैसे होगा, अगर दीवानगी नहीं होगी तो फिर वो अगर उसमें पागलपन नहीं आएगा, पागलपन से मुराद है कि पागलपन से पागल नहीं, पागलपन, उसमें दीवानगी, एक जुनून, नहीं तो जुनून नहीं होगा, दीवानगी नहीं होगी तो अपने घर गृहस्थी के बारे में सोचेगा, दो पैसा कमाने के बारे में सोचेगा, वो क्यों। अच्छा, कविता शायरी में मिलता क्या है, ये शंकर कैमूरी नौकरी किया तो मिला, वरना कविता शायरी में क्या मिलता है, यही मिलता है कि मेरा नाम शंकर राम है, मेरा नाम जो है शंकर राम है। ये शायरी ने मुझको शंकर राम से शंकर कैमूरी बनाया। आज जो हम शंकर कैमूरी कहा जाता है, कैमूरी साहब आ रहे हैं, कैमूरी साहब आ गए हैं, तो मतलब ये शायरी की ही देन है, और ये शंकर की जो भी पहचान है, ये समझिए कि इसी शायरी की वजह से है। अच्छा, आप जदयू से जुड़े हुए हैं लंबे समय से, कुछ बीजेपी के नेता हैं, बड़े नेता, नाम क्या ले, सब लोग समझते हैं कि उर्दू के खिलाफ रहते हैं, उर्दू की कई बार आलोचना भी कर देते हैं, जबकि उर्दू अपने देश की भाषा है। तो उर्दू के बिना न शायरी है न गज़ल है, तो आप ही के अलायंस में तो है वो। अब देखिए, हम किसी को कोट नहीं कर सकते, हम किसी दूसरे की बात हम नहीं कर सकते, हम तो अपनी बात कह सकते हैं कि उर्दू जो है, उर्दू हिंदुस्तान में पैदा हुई, उर्दू हिंदुस्तान में, या भारत कहिए, हिंदुस्तान कहिए, जो कहिए, तो भारत में पैदा हुई, और भारत में पैदा हुई, भारत में पली बढ़ी, भारत में ही परवरिश पाई, और भारत में कहिए कि जवान हुई, भारत में ही उर्दू को एक शनाख्त मिली। उर्दू लिख लेते हैं आप?
हाँ हाँ हाँ, लिखते हैं, पढ़ते हैं। उर्दू हमने 8वीं तक उर्दू पढ़ी है। 8वीं तक उर्दू में मेरी एक किताब भी आई है। उर्दू में मेरी एक किताब आई है, अकीदत के फूल। वो नातो मनकबत का शेरी मजमुआ है, तो मेरी किताब भी आई है उर्दू में। आपकी सबसे प्रिय रचना जो आप वो हर जगह सुनाते हैं, उस पर तालियां पूरा बटोरते हैं, आपके लिए तो ताली हैं, आप प्रसाद है, जो कहिए, इनाम है, पुरस्कार है। वो आदमी तलाशो जो करके ये दिखा दे, वो आदमी तलाशो जो करके ये दिखा दे, पत्थर को मोम कर दे, शीशे को दिल बना दे, लाया हूँ बंद करके मैं साफ बोतलों में, किस जात का लहू है कोई डॉक्टर बता दे। वो आदमी तलाशो जो करके ये दिखा दे, पत्थर को मोम कर दे, शीशे को दिल बना दे, लाया हूँ बंद करके मैं साफ बोतलों में, किस जात का लहू है कोई डॉक्टर बता दे। किसी के दिल में जैसे आखिरी अरमान सोया है, किसी हाफिज के दिल में जिस तरह कुरान सोया है, ये तुरबत है शहीद कौम की, ताज़ीम लाजिम है कि मेरे साथ मेरे दिल में हिंदुस्तान सोया है। वाह। तो ये अपना इतना सुंदर देश हमको मिला है। आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से वेद प्रकाश जी, आप बहुत सक्रिय हैं और बहुत समर्पित हैं समाज के प्रति, और विशेषकर जो अंतिम पायदान पर जो समाज है और समाज के जो पिछली पंक्ति में जो समाज है, वहाँ तक पहुँचने का आपका पूरा प्रयास रहता है। इसलिए हम आपको अपनी ओर से और उस समाज की ओर से भी आपको हम बधाई देना चाहते हैं। आप एक बात समझ लें कि इतना सुंदर हमको देश मिला है, जिसका मुकुट हिमधवल हिमालय है, जिसकी ग्रीवा में गंगा ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों के हीरक हार है, जिसके तटीय प्रदेश में कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती नदियों की मणिमालाएं हैं, जिसके चरणों को हिंद महासागर अपने फेनिल लहरों की अनगिनत हाथों से न जाने कब से पखार रहा है, जहां आधी दर्जन ऋतुएं बारी बारी से आकर अपनी प्राकृतिक सुषमा को लुटा जाती हैं। वह देश धन्य है, पूज्य है, स्तुत्य है, वंदनीय है, और इसकी गरिमा को हमें बना करके रखना है। अरे हम तो उस संस्कार के वारिस हैं कि अयम निज, कहा गया कि अयम निज परोवेति गणना लघुचेत साम उदार चरता नान्तु वसुधैव कुटुम्बकम। हम तो पूरी वसुधा को कुटुंब मानने वाले हैं, एक मानने वाले हैं। और एक किताब में आया अशफुल मखलूकात, इंसान को अशफुल मखलूकात बनाया गया। कुरान पाक में आया कि अशफुल मखलूकात बनाया गया। हमको जितनी भी मखलूकें हैं सब में हमको अशरफ बनाया गया है, और हम लोग ये भूल गए हैं। अल्लाह ने, ईश्वर ने जो इरशाद फरमाया कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना अतात के लिए कुछ कम न थे करो बयां। ये करो बयां इतना, यानी फरिश्ते, ये फरिश्ते ही हमारी इबादत के लिए, अतात के लिए काफ़ी थे। हमने इंसानों को दर्द दिल के वास्ते पैदा किया, यानी एक इंसान दूसरे इंसान के दिल के दर्द को समझे, महसूस करे, हमने इसलिए पैदा किया। अच्छा, एक चीज़ अब पॉलिटिकल सवाल सर, आपकी सुपुत्री हैं संगीता जी, वो चुनाव लड़ी मोहनिया में, राजद से विधायक बन गई आरजेडी से, उसके बाद आरजेडी छोड़ के अभी विधायक रहते हुए बीजेपी की प्रवक्ता बन गई। इसको किस रूप में देखते हैं? ठीक है, शुक्रिया मैडम। तो संगीता जी हैं, आरजेडी से विधायक है, उसमें हम इसमें रूप में किस रूप में देखेंगे? अपना ऐसा है कि जो माननीय विधायक होते हैं वो अपने अनुसार समय, परिस्थिति या जो परिस्थिति हो उसके अनुसार वो निर्णय लेते हैं। उन्होंने निर्णय लिया, और तो उसमें हम क्या कह सकते हैं? हम तो कुछ नहीं कह सकते उसमें। ये वो मतलब कि सूझबूझ रखती हैं, समझदार हैं, पढ़ी लिखी हैं, और हमने समझिए कि हमारे जितने भी बच्चे हैं, 6 बच्चे हमको हैं, 4 बेटियां हैं और 2 बेटे। तो उसमें एक बेटी संगीता हैं, और उसके बाद जो बेटी है वो सरिता हैं, जो नवादा में डॉक्टर हैं। उसके बाद जो बेटी हैं वो अर्चना है, जो वहाँ पर आरा गढ़हनी में बीडीओ हैं। उसके बाद जो एक बेटी और डॉक्टर है। तो 2 बेटे हैं, तो एक बेटा यहाँ रेवेन्यू में है, डिपार्टमेंट रेवेन्यू में, और एक बेटा का भी रेवेन्यू अफसर में भी चयन हुआ है। तो हमारे 6 बेटे बेटियों में संगीता सबसे तेज़, नो डाउट। हालांकि जो माली होता है उसके सभी फूल उतने ही प्यारे होते हैं, लेकिन सबसे तेज़ तरार भाषा पर जिसका नियंत्रण है, भाषा पर कंट्रोल है,
और वो पहली ही बार में विधायक बनी, अपने क्षेत्र में काम कर रही हैं, अच्छा काम कर रही हैं। अपने क्षेत्र में विद्यालय भी उन्होंने बनवाया, वो ले गई, और वो सामुदायिक भवन वगैरह के, रोड वगैरह के काम में इधर हाल में कई जगहों पे उन्होंने उद्घाटन भी किया है, शिलान्यास भी किया है। हम शुभकामनाएं देते हैं अपना। लेकिन ये फैसला सही लगता है आपको? अब देखिए, लंबे नहीं, देखिए अभी बहुत कम उम्र है उनकी, लंबी राजनीति है, लेकिन पहली ही बार ही विधायक बनी आरजेडी से और प्रवक्ता बन गई जाके बीजेपी में, तो इससे उनके करियर पर असर पड़ता है। और एक जो जिम्मेदारी होती है, एक तो नैतिकता होती है कि हमको पहली बार किसी ने मौका दिया, वो आरजेडी है, तेजस्वी यादव ने हमको टिकट दिया, मैं विधायक बनी और मैं उन्हीं के साथ वफादारी नहीं निभाई। देखिए, राजनीति में जो निर्णय लिए जाते हैं, आपने कहा उचित अनुचित, तो उचित अनुचित का आधार भी अलग अलग होता है। वही चीज़ एक संदर्भ में उचित हो जाता है, वही चीज़ एक संदर्भ में अनुचित हो जाता है। तो उचित और अनुचित का राजनीति में कोई उस तरह का मानदंड नहीं है जिसके आधार पर कहा जाए कि ये उचित और ये अनुचित। तो लेकिन अब यह सब सवाल है कि आपने कहा, जैसा कि कहा जिम्मेदारी का, तो वो विधायक हैं, उनकी जिम्मेदारी है क्षेत्र में काम करना, क्षेत्र में विकास करना, ये उनकी जिम्मेदारी है। तो हम पार्टी के साथ भी रहना और वफादारी करना भी तो एक नहीं, ठीक आप कह रहे हैं। तो उनकी जिम्मेदारी है कि क्षेत्र में काम करना, क्षेत्र के प्रति लॉयल रहना। तो मैं देखता हूं कि क्षेत्र में हैं, क्षेत्र में काम कर रही हैं, तो हम समझते हैं कि अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन वो कर रही हैं, और हमारी शुभकामनाएं हैं और आगे बढ़ करके करें। खुश हैं संगीता जी के फैसले से आप? देखिए, अब संगीता जी के फैसले तो हम नाराज क्यों रहेंगे? हमारी बेटी हैं। अब जो निर्णय लेंगी, निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं, बालिग हैं, समझदार हैं, पढ़ी लिखी हैं, तो जो निर्णय उनको उचित लगा उन्होंने लिया। आपसे पूछी थी वो? नहीं, मतलब सलाह मशवरा हमसे पूछना जरूरी नहीं है। राजनीतिक निर्णय तो मतलब कि अपनी समझदारी से लिए जाते हैं। सलाह होते हैं, बड़े बड़े नेता मुख्यमंत्री होते हैं, उनके सलाहकार होते हैं। तो सलाहकार होते हैं, तो सलाह की इसमें आपको अचानक से टीवी में देख के पता चला कि मेरी बेटी राजद से विधायक हो, वो बीजेपी में चली गई? हाँ, तो कोई भी मतलब राजनीतिक घटनाक्रम कोई भी होगी, तो मतलब कि टीवी में तो आना ही है, दूरदर्शन में तो आना ही है। उनके सोर्सेस से पता या वो बताई नहीं है? नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि वो मशवरा लें, अपनी सूझबूझ से अपना हम यही जानना चाह रहे थे। पिता हैं, गार्जियन हैं, लोग बैठ के गपशप और दलित निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं वो। आपकी कहीं से तैयारी है चुनाव लड़ने? देखिए, हमारी तैयारी, हम चूँकि जदयू में हैं, प्रदेश महासचिव हैं अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ में, तो हम उसमें काम कर रहे हैं, पूरे क्षेत्र में काम कर रहे हैं, अपने ज़िले में भी काम कर रहे हैं और दूसरी जगहों पर भी काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर समय समय पर प्रदेश में भी बैठक में या प्रदेश के कार्यों में, प्रदेश की गतिविधियों में, ज़िले की गतिविधियों में, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ कैमूर की धरती पर, अभी एनडीए का जो सम्मेलन, टिकट मिलना होगा या लड़ना होगा, तो कौन सा क्षेत्र आपको लगता है कि मुनासिब होगा, यहाँ से हम चुनाव लड़ना चाहेंगे? कोई क्षेत्र पकड़े होंगे? हम चुनाव लड़ना चाहेंगे तो हमारे लिए, जैसे कि हमारा जो क्षेत्र है तो उसमें चेनारी ही है, हम चेनारी से चाहेंगे। चेनारी से चुनाव लड़ना? हाँ, चेनारी से लड़ना चाहेंगे। मुरारी गौतम किसको हराए? मुरारी गौतम जी उस समय कांग्रेस में ही थे। हाँ, तो किसको हराए थे, किस पार्टी का कैंडिडेट हुआ? हाँ, तो जदयू को ही हराए थे, जदयू को ही, श्याम बिहारी राम को। अच्छा, तो जदयू से आप चेनारी लड़ना चाहते हैं। पूरी बातचीत को हम ख़त्म करना चाहेंगे बाबा साहब पर, अगर कुछ आप लिखे हो तो। पसंद आई जो अहले गुलसितां को वो अदा तुम थे, पसंद आई जो अहले गुलसितां को वो अदा तुम थे, गरीबों के मसीहा गम के मारों की दवा तुम थे, वतन की कश्ती हस्ती के सच्चे ना खुदा तुम थे, बज़ाहिर शक्ल इंसानी थी लेकिन देवता तुम थे, तेरा किरदार सच पूछो तो दौलत का खजीना था, अगर भारत अंगूठी है तो तू इसका नगीना था। भारत अगर अंगूठी है तो तू इसका नगीना था। चलिए, तो पूरी बातचीत शंकर कैमूरी साहब से किए, उस पर आपका क्या कहना है, प्रतिक्रिया अपनी दीजिए कमेंट बॉक्स में। जय भीम, जय भारत।